यस स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि हाउ कैन वी गेट एक्टिवेशन एनर्जी बाय यूजिंग अरेनियस इक्वेशन। टुडे वी विल डू द न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ अरेनियस इक्वेशन। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल इज the rate constant of a reaction are these and these at this temperature and this temperature। बेटा एक तो ये टेम्परेचर है और एक ये टेम्परेचर है, इन पे हमें रेट कांस्टेंट्स की वैल्यू दे रखी है। हमने आपको बताया था रेट कांस्टेंट डिपेंड्स करता है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। वो आप यहाँ से देख सकते हो 27 डिग्री सेल्सियस पे ये वैल्यू है एंड 37 डिग्री सेल्सियस पे ये वैल्यू है। अब देखना यहाँ 27 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ 37 डिग्री सेल्सियस है, मींस 10 डिग्री सेल्सियस जब हमने इंक्रीज किया है तो आप देखो रेट कांस्टेंट क्या हो गया है, डबल हो गया है। तो आप इनके बेसिस पे लिख सकते हो। अरेनियस इक्वेशन क्या थी, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 मल्टीप्लाइड बाय T2। ये इक्वेशन थी बेटा। हमारे पास K2 की वैल्यू है, हमारे पास K1 की वैल्यू है। एक्टिवेशन एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है। R एक कांस्टेंट है जिसका हमने बताया था 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। क्योंकि R की वैल्यू किसमें है, जूल पर केल्विन पर मोल। That's why we have to change the temperature from degree Celsius to degree Kelvin। तो Kelvin कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। तो Kelvin में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता ही है डिग्री सेल्सियस में हम क्या करते हैं, 273 ऐड कर देते हैं। तो अगर मैं इसमें 273 ऐड कर दूं तो ये हो जाता है 300 केल्विन और ये क्या हो जाएगा 310 केल्विन। तो टेम्परेचर को हमने केल्विन में कन्वर्ट कर लिया है। अब इसके बाद वैल्यूज पुट अप कर देना। K2 की वैल्यू है तो आप लिखोगे log K2 2 into 10 to power minus 3 upon 1 into 10 to power minus 3 is equal to EA upon 2.303 into में R 8.314। ये बेटा R की वैल्यू है। अब T2 कितना है 310 माइनस T1 300 अपॉन 300 मल्टीप्लाइड बाय 310। ये जो वैल्यूज हैं इनको पुट अप करके आप सॉल्व कर लेना। यहाँ पर log 2 आएगा। log 2 की वैल्यू मैंने आपको बताया था, हम याद भी रख सकते हैं, आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेगा। log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, वो वैल्यू रख लेना। बाकी आपके पास है ही, यहां से हम EA कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप देखना कि हमने आपको क्या बताया था। हमने आपको एक चीज और बताई थी कि जो रेट कांस्टेंट है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। रेट कांस्टेंट है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। कैसे करता है, हमने एक इक्वेशन लिखी थी K इज इक्वल टू K इज इक्वल टू A इंटू E की पावर माइनस EA अपॉन RT। मतलब K डायरेक्टली इस इक्वेशन पे डिपेंड करता है। आप देखिएगा अगर T इंक्रीज हो रहा है तो EA अपॉन RT जो ये है इसकी वैल्यू क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है। देखो T इंक्रीज होगा तो ये वैल्यू पूरी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज। लेकिन अगर हम माइनस लगा दे माइनस EA अपॉन RT तो ये वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है कब, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट आल्सो इंक्रीजेस। तो हमने किस बेस पे बताया, हमने अरेनियस इक्वेशन के बेस पे बताया कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो हम रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी इंक्रीज पाएंगे। अब बेटा ऐसे केसेस में देखो यहाँ रेट कांस्टेंट डबल हो रहा है, इससे इतना। आपसे डायरेक्ट ये भी कह ही सकते हैं कि रेट ऑफ
reaction becomes double when temperature changes from this to this. अगर रेट कांस्टेंट डबल कहते, रेट ऑफ रिएक्शन डबल कहते, तो इसका मतलब आप K2 बाई K1 की वैल्यू कितना लोगे, 2 लोगे, क्योंकि ये क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। आपसे अगर कहते ट्रिपल, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स ट्रिपल, रेट कांस्टेंट बिकम्स ट्रिपल, तो आप क्या कहोगे, K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू 3। और अगर आपसे कहा जाता है कि ये रेशियो या रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रुपल्स अगर आपसे बोला जाए तो मतलब 4 टाइम्स K2 बाई K1 की वैल्यू क्या रख लोगे, 4 रख लोगे। और इस तरीके से हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। आसान है बेटा, वी हैव टू पुट अप ओनली द वैल्यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। नाउ we are going to second numerical. In case of second numerical, he is saying that for a reaction the energy of activation is 0. मतलब इसमें दे रखा है EO बेटा 0. What is the value of rate constant at 300 Kelvin if K is, K की वैल्यू हमें ऑलरेडी दे रखी है 1.6 into 10⁶ per second। देखिएगा बेटा, हमारे पास होता है log K2 upon K1 is equal to EA upon 2.303 R log T2 minus T1 upon T1 multiplied by T2। ये है हमारे पास। तो अब आप क्या करोगे, इसमें EA की वैल्यू 0 है, ये 0 है तो ये सारी चीजें 0 हो गई। आप क्या लिखोगे, log K2 by K1, और ये किसके बराबर हो गया, 0 के। ये उधर जाके log क्या हो जाएगा, एंटी लॉग, और एंटी लॉग 0 या log 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इसका मतलब K2 by K1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो जाएगा। तो यहां से हम क्या कहेंगे कि K2 इज इक्वल टू K1, मतलब K2 और K1 की वैल्यू बेटा सेम है, बराबर है। तो जो दूसरा K आएगा वो भी क्या आएगा, यही आएगा, यही वैल्यू हो जाएगी। इट मींस K इज इक्वल टू 1.6 into 10⁶ per second। इट इज द आंसर। तो बेटा घुमा फिरा के अगर किसी तरह से आपसे न्यूमेरिकल पूछता है तो आपको ये सॉल्व कर देना है। आरएनएस इक्वेशन पे भी बीच बीच में न्यूमेरिकल्स आते रहते हैं, पूछ लिए जा सकते हैं। इसके बाद हम कुछ थ्योरेटिकल पोर्शंस पढ़ेंगे। इस पे अगर आप सारे एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स, बाकी न्यूमेरिकल्स करके देखेंगे और कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे पास भेज दीजिए। इसके बाद हम पहुंचते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। What is the meaning of pseudo first order reaction? Pseudo means जो ये समझो which is not actual value, means हम ये कह सकते हैं जो फिक्स नहीं है, जो सही नहीं है, जो गलत है। जैसे कि इसकी डेफिनेशन लिखता हूं मैं, the reaction which are not truly first order, which are not truly first order reaction but under certain conditions behave as first order reaction। ये वो रिएक्शन जो एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशंस अगर हम अप्लाई कर दें तो वो किसकी तरह बिहेव करेगी, फर्स्ट ऑर्डर की तरह। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, हमारे पास है CH3COC2H5 एस्टर है, ये इथाइल एसीटेट। अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है एसिटिक एसिड में और अल्कोहल में C2H5OH। देखने में तो ये इन दोनों पे डिपेंड करेगा ऐसा लग रहा है, लेकिन यहां पर अगर ये रिएक्शन ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको एक्सेस में लिख दूं, अगर यहां एक्सेस लिख दूं बेटा, इसका मतलब इसकी कंसंट्रेशन 1 ली जाएगी। इसको हम
ये कांस्टेंट हो जाएगी। कहने का मतलब रेट विल नॉट डिपेंड ऑन दिस। अगर यहाँ एक्सेस हो जाता है तो रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CS3 COO C2H5, इस पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर है। एक्सेल में ये फर्स्ट ऑर्डर नहीं थी, लेकिन जब हमने ये कंडीशन अप्लाई कर दी कि वाटर एक्सेस में है तो ये कैसी हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर। इस तरह की रिएक्शन को हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। ध्यान रखिएगा बेटा, एग्जाम में कई बार आपसे पूछ लिया जाता है इस तरह की चीजें, जैसे कि हमसे कह दिया A प्लस B और क्या बना रहा है, ये प्रोडक्ट बना रहा है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कंडीशन भी दे दी AB की पावर 2। अब अगर मैं कहूं इसका ऑर्डर क्या है तो आप बता दोगे। एक के केस में इट इज फर्स्ट ऑर्डर, बी के केस में इट इज सेकंड ऑर्डर एंड ओवरऑल जो ऑर्डर हम बताएंगे वो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा मींस 1 प्लस 2 दैट इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए कि ए जो है वो क्या हो गया, एक्सेस में हो गया, अगर A एक्सेस में हो जाता है तो इस केस में रेट डिपेंड ओनली B पे करेगा, B की पावर 2 है, इट इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। एग्जाम में आपसे ये रेट देते इस तरह से और पूछे कि A एक्सेस में हो जाएगा तो क्या होगा, उस केस में हम कह देंगे कि इसकी कंजंक्शन ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो जो रेट डिपेंड करेगा वो B की पावर 2 पे करेगा, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2 मींस इट इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद मैं कुछ टर्म्स बता रहा हूं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। ये हमने पहले भी पढ़ा था, हमने फैक्टर अफेक्टिंग में भी पढ़ा था कि आपसे पूछा गया था कि व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमने कई फैक्टर पढ़े थे, उसमें एक टेम्परेचर भी आया था कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होता है। कैसे? कोलिजन थ्योरी के बेस पे हमने आपको बताया था कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो आपस में कोलाइड करते हैं, टकराते हैं और क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट। जितना ज्यादा रिएक्टेंट जल्दी कोलाइड करेंगे उतनी ही फास्ट रिएक्शन होगी, उतना ही जल्दी प्रोडक्ट बनेगा, उतनी ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगी। Now if we increase the temperature, it means kinetic energy of the reactant increase. These reactants will collide faster and give the product faster. It means rate of reaction will increase. तो टेम्परेचर बढ़ाने से इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, रेट ऑफ कोलिजन इंक्रीज हो रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। फिर मैं आपको बताता हूं कि every 10 degree Celsius rise in temperature makes double the rate of reaction। अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। 10 डिग्री सेल्सियस कर दें, इसको इंक्रीज कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा। अब इसके बाद मैं बताता हूं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, effect of catalyst on rate of reaction। जो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन होता है उस पर कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होता है। जैसे क्या होता है, जैसे A है प्लस B है और C हमने कैटलिस्ट ऐड किया है इसके अंदर, तो ये क्या करता है, A और B के बीच में बॉन्ड बनाता है और खुद भी उनके साथ अटैच हो जाता है, मींस ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बना दिया और फिर कैटलिस्ट अलग हो जाएगा, A और B के बीच में बॉन्ड बना देगा, ये बन गया AB प्लस C। कैटलिस्ट जैसा हमने डाला वैसा ही हमें एक्सेल में मिल जाता है। तो ये कैटलिस्ट का इफेक्ट है। इसकी मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूं कि कैसे क्या होता है। नंबर 1 पे small amount of catalyst, small amount of catalyst is sufficient for large change।
अगर थोड़ा सा हम अमाउंट डाल दें कैटलिस्ट का तो लार्ज चेंज कर देगा वो। ये नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा कैटलिस्ट चाहिए, थोड़ा सा अमाउंट कैटलिस्ट का रेट ऑफ रिएक्शन को काफी इंक्रीज कर देता है। सेकंड, आप बेटा देखना, इट कैन नॉट इनिशिएट ए रिएक्शन। अगर हम कैटलिस्ट डाल दें ए और बी में, हालांकि ए और बी में अगर कोई रिएक्शन होती नहीं तो हम चाहे कितना भी कैटलिस्ट डाल दें वो रिएक्शन होगी नहीं, ये रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकता, इनिशिएट नहीं कर सकता। अगर रिएक्शन हो रही है तो उसके रेट को इंक्रीज कर सकता है। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो है डेल जी और डेल एच पे कोई इफेक्ट नहीं डालता। एग्जाम में एक नंबर में एक बार पूछ लिया गया था, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन डेल जी, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज एंड चेंज इन एंथैल्पी। बेटा नो चेंज, ये लिख देना। फिर ये कहा था व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ, हाउ डज कैटलिस्ट चेंजेस द एक्टिवेशन एनर्जी। अब आप देखिएगा एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे चेंज करता है। इस पे हमने पहले भी जिक्र किया था जब हमने एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी पे डिस्कशन किया था कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, द मिनिमम एनर्जी दैट मस्ट बी सप्लाइड टू द रिएक्टेंट सो दैट इट कैन बिकम इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी, और वी कैन से कि इफेक्टिव कोलिजन में टेक्स प्लेस, कि ये रिएक्टेंट है और कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा क्योंकि इनकी पास एनर्जी नहीं है, कुछ एनर्जी सप्लाई कर दी, उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे। अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। तो आपको मैंने बताया था जो कैटलिस्ट होते हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी को बेटा डिक्रीज कर देते हैं टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो आपसे मान लो ये दे दिया, हाउ डज कैटलिस्ट अफेक्ट, फर्स्ट दे दिया डेल जी, सेकंड दे दिया चेंज इन एंथैल्पी एंड थर्ड दे दिया एक्टिवेशन एनर्जी। अब आप बताइएगा इन पे कैसे इफेक्ट डालता है। तो आप कहोगे डेल जी और डेल एच पे कोई इफेक्ट नहीं है, जबकि एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। कैटलिस्ट डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी, पढ़िएगा इसको। इसके बाद आता है हाँ, ये जैसे हमारे पास आपको बताया गया था k इज इक्वल टू a इंटू e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो ये जो ई ए अपॉन आर टी है, ये जो है इसको बेटा बोल्ट्जमैन फैक्टर बोलते हैं। एक नंबर में ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज बोल्ट्जमैन फैक्टर। तो आप ध्यान रखिएगा बोल्ट्जमैन फैक्टर क्या है, इसको बोल्ट्जमैन फैक्टर बोलते हैं। इनको मैंने बताया ही था, ए और ई ए को कलेक्टिवली अरेनियस पैरामीटर बोलते हैं। जब हमने अरेनियस इक्वेशन पढ़ी थी तब हमने इसको बताया था। अब बेटा कुछ चीजें होती है, कोलिजन थ्योरी पे थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। कोलिजन थ्योरी, कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, रिएक्टेंट्स कोलाइड करते हैं और फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट टेक्स प्लेस करता है। इफ रिएक्टेंट्स कोलाइड विद ईच अदर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट टेक्स प्लेस। एक चीज तो ये बताई थी कि अगर इनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं है तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट टेक्स प्लेस नहीं करेगा। थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचाने के लिए हमें कुछ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। तो उसके लिए अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इसके लिए क्या जरूरी है, तो हम इसके लिए बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन का मतलब सीधा सा आप ये रखोगे कि कोलिजन हो और प्रोडक्ट टेक्स प्लेस करे। वो कोलिजन की कोलिजन टेक्स प्लेस करे और प्रोडक्ट बन जाए तो उसको इफेक्टिव कोलिजन कहते हैं। अब इफेक्टिव जो कोलिजन है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन टू मेन फैक्टर्स। वन इज एनर्जी, तो एनर्जी मींस द एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी, कि अगर रिएक्टेंट की एनर्जी बेटा
आप समझिएगा, अगर रिएक्टेंट्स की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर है या उससे ज्यादा है तो प्रोडक्ट टेक्स प्लेस करेगा, अगर कम है तो प्रोडक्ट टेक्स प्लेस नहीं करेगा। तो एक तो इफेक्टिव कोलिजन के लिए कौन सी चीज जरूरी हो गई, एनर्जी, एंड सेकंड वन इज प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर ओरिएंटेशन। अब इसका मतलब समझाता हूं मैं कि प्रॉपर ओरिएंटेशन का क्या मतलब है। कि अगर मान लो हमारे पास ये एक रिएक्टेंट है और दूसरा रिएक्टेंट ये है, तो ये प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है, ये इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है। बड़े हिस्से से छोटा टकरा रहा है, छोटे वाले से बड़ा टकरा रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। इसको हम बोलेंगे इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। But if these strike like this, बड़े वाले से बड़ा वाला हिस्सा टकरा है, छोटे वाले से छोटा, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रॉपर ओरिएंटेशन। अब अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन हो रहा है तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट विल टेक्स प्लेस। इफ देयर एग्जिस्ट इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन इट मींस फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट डज नॉट टेक्स प्लेस। इसको मैं दूसरे तरीके से रिएक्शन लिख के बता रहा हूं कि प्रॉपर ओरिएंटेशन क्या है और इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन क्या है। जैसे हमारे पास है CH3Cl और इस पे अटैक कर दिया OH, तो OH पे नेगेटिव चार्ज होता है, एक तो इस तरीके से अटैक हो, तो कार्बन पे स्लाइटली पॉजिटिव और क्लोरीन पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होता है। ये क्यों है, इट इज बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। The element which have greater electronegativity will acquire negative charge and another will get positive charge। अब बेटा ये OH नेगेटिव अगर इस पे अटैक करता है इस साइड से, इट मींस इट इज इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। ऐसा मैंने क्यों बोला है वो भी समझा रहा हूं कि इधर इस Cl पे नेगेटिव चार्ज है, इस OH पे भी नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, स्ट्राइक नहीं करेंगे और इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन हो गई, मींस प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन टेक्स प्लेस नहीं करेगी। अगर मैं कहूं कि हमारे पास है CH और यहां पर Cl, C पे पॉजिटिव और Cl पे नेगेटिव और OH जो नेगेटिव है वो बैक साइड से मान लो अटैक कर रहा है, तो अब आप देखिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इट विल बी कॉल्ड प्रॉपर ओरिएंटेशन। प्रॉपर ओरिएंटेशन है इस केस में, और कहने का मतलब ये है कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट टेक्स प्लेस करेगा। इसमें ये इससे स्ट्राइक करेगा इस तरह से, OH तो इस पे जुड़ गया है बेटा, और जो Cl है इस पे पहले हल्का सा बॉन्ड बनेगा, ये इसकी तरफ जाएगा, धीरे धीरे बॉन्ड बनाना शुरू करेगा, ये बॉन्ड वीक होना शुरू हो जाएगा, तो इस पे Cl पे स्लाइटली नेगेटिव, यहाँ स्लाइटली पॉजिटिव। अब ये बॉन्ड डिसोसिएट हो जाएगा और ये कंप्लीट इसके साथ बन जाएगा, और क्या होगा, CH और यहाँ पर क्या हो गया OH, और प्लस क्या हो जाएगा Cl नेगेटिव सेपरेट हो जाएगा। इट मींस if there exists a proper orientation then formation of product will take place, and if there doesn't exist any proper orientation then formation of product does not takes place। तो ये दो मेन आपके पास फैक्टर हैं। अब मैं आपको एक दो एनसीईआरटी न्यूमेरिकल सोल्व करा देता हूं, उसके बाद हमारी ये यूनिट क्या हो जाती है, फिनिश हो जाती है। जैसे बेटा हमारे पास ये न्यूमेरिकल है, फॉर द रिएक्शन 2A प्लस B और ये प्रोडक्ट बन रहा है, रेट इज इक्वल टू दिस, रेट गिवन है, K गिवन है, एक की कंसंट्रेशन गिवन है, B की कंसंट्रेशन गिवन है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन पता करना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा बेटा, रेट इज इक्वल टू K A और B की पावर 2। ये हमें बेटा गिवन है। अगर ये चीज हमें गिवन है तो हम क्या कर सकते हैं, K की वैल्यू हम लिख देंगे, K कितना दे रखा है हमें
2 इंटू 10⁻⁻⁶। ए की कंसंट्रेशन कितनी है 0.1, बी की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है 0.2 और उसका क्या करना है हमें स्क्वायर। इसको हम अगर सॉल्व कर लेते हैं ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। फिर इसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है वहां थोड़ी डिफिकल्टी है। सेकंड हमें दे रखा है कि कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर ए इज रिड्यूस्ड टू 0.06। तो उस केस में क्या होगा बेटा, हमें इक्वेशन दे रखी है 2a प्लस b और कन्वर्ट हो रहा है ये a to b में। ध्यान दीजिएगा इस पे। a की कंसंट्रेशन हमें क्या गिवन थी पहले, कितना दे रखा था 0.1, b की कंसंट्रेशन हमें दे रखी थी 0.2 और प्रोडक्ट बन रहा था। अगर हमसे कह रहा है कि इस रिएक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं कि रिएक्शन अगर स्टार्ट हो रही है तो 0.1 में से अल्फा टूट के चला जाएगा, उधर डिसोसिएट हो जाएगा, तो 0.2 में से क्या जाएगा अल्फा बाई 2 जाएगा। सिंपल सा फंडा है, या तो इसको 2 अल्फा लिख लो तो यहाँ अल्फा हो जाएगा। अगर यहाँ अल्फा लिखोगे क्योंकि देखो यहाँ बेटा 2a है और यहाँ b है, यहाँ इसका आधा है, इसमें से जो जाएगा उससे आधा इसमें से जाएगा, अब ये ध्यान रखिएगा। तो ये 0.1 माइनस अल्फा बचा, तो ये कितना बचा 0.2 माइनस अल्फा। तो अब ये कह रहा है कि a is reduced to 0.06 means 0.1 माइनस अल्फा, ये कितना बचा 0.06। ये कह रहा है कि स्टार्टिंग में ये 0.1 था फिर ये चला गया उधर, तो जितना डिसोसिएट होके गया उसके बाद बचा 0.06। तो कितना डिसोसिएट होके गया अल्फा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 0.1 में से ये माइनस कर देंगे तो हमें अल्फा की वैल्यू पता चल जाएगी, या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 0.1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0.06। इसको इधर ले आए और इसको उधर ले जाएं तो 0.1 माइनस 0.06 इज इक्वल टू अल्फा, मींस ये आ गया 0.04 दैट इज इक्वल टू अल्फा। मतलब जो डिसोसिएट हुआ वो कितना हुआ 0.04। तो आप क्या कह सकते हो कि यहां से जो टूट के गया वो गया 0.04, बचा कितना 0.06। तो यहां से जो टूट के जाएगा b जो बचेगा वो अल्फा बाई 2 मींस इसका आधा, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 0.04 बाई 2 मींस 0.2 माइनस 0.02। अगर 0.2 में से 0.02 माइनस करेंगे 0.2 एंड 0.02 दैट इज 0.18 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये जो बचा ये तो 0.06 बचा, तो ये 0.18 बचा है। अब हम इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। रेट हमें गिवन था रेट इज इक्वल टू के ए बी का स्क्वायर। तो अब हम क्या कर सकते हैं के की वैल्यू रख देंगे 2 into 10⁻⁻⁶, एक की कंसंट्रेशन रख देंगे जो बचा है हमारे पास 0.06, ये तो गिवन था। कैलकुलेट हमने क्या किया b दैट इज 0.18 और उसका क्या कर देंगे स्क्वायर। अगर हम इसको सोल्व कर देंगे तो हमें रेट की वैल्यू मिल जाएगी। तो दो कंडीशंस थी, दोनों कंडीशन से हमें रेट ऑफ रिएक्शन पता करना था, दोनों से हमने रेट ऑफ रिएक्शन का पता कर लिया है। बेटा इसी के साथ हमारी यूनिट कंप्लीट हो गई है। कल से हम नेक्स्ट यूनिट पे चलेंगे दैट इज सरफेस केमिस्ट्री। थैंक यू।